हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरिका में। और बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है उसको बताने जा रहे हैं। तो कैटलिस्ट तो आप जानते हैं कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, कि फॉरेन सब्सटेंस के लिए जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। कि कुछ सब्सटेंस रिएक्शन मिक्सचर में डाले जाते हैं जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो उनको कहा जाता है कैटलिस्ट। क्लियर। और जो कैटलिस्ट वर्ड है वो उसी केस में यूज़ किया जाता है जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्लियर। अगर रेट ऑफ रिएक्शन घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर उसको कैटलिस्ट न कह के इनहिबिटर कहा जाता है। इनहिबिटर यानी इनहिबिट करने वाला, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने वाले। क्लियर। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है आज, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है तो इसको समझना जरूरी है। तो कैटलिस्ट तो आप जानते ही हैं। कैटलिस्ट increase the rate of reaction by decreasing या लोअरिंग वर्ड यूज किया गया है, तो लोअरिंग भी कह सकते हो आप। बाई लोअरिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं लिख रहा हूं, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते ही हो कि कुछ एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिएक्टेंट को सप्लाई की जाती है जिससे वो प्रोडक्ट बना सकें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सकें। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां देखते हैं कि जैसे एक रिएक्शन है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और इसमें अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 ऐड किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर इसमें ऐड किया जाता है, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो क्या बनता है, 2KCl + 3O2 ये बनता है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। तो इसका जो कि ये क्या कर रहा है, MnO2 रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। क्लियर। अब ये हमने लिखाई है कि लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे ये हमारा ग्राफ है और यहां पर हम ले रहे हैं, यहां पे क्या लेते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। यहां ये इंक्रीज हो रही है और यहां है रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं यहां, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी और रिएक्टेंट क्या है, A और B है, A + B ये रिएक्टेंट है हमारे, हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट मान लिए हैं। और एक एनर्जी बैरियर यहां होता है। एनर्जी बैरियर यानी कि अगर रिएक्टेंट को, और प्रोडक्ट मान लीजिए यहां पर बन रहा है, प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी तो ये है, इस पॉइंट पर है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पर है। तो ऐसा नहीं कि यहां से यहां कूद जाओ, जंप लगा दो, नहीं। एनर्जी बैरियर है ये कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, यहां है प्रोडक्ट में बदलना है रिएक्टेंट को, तो इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। जैसे 60% 60% जो मार्क्स हैं वो पास होने के लिए रखे जाते हैं क्राइटेरिया कि 60% मार्क्स होने चाहिए, तो वो क्या है, एक एनर्जी बैरियर है, किसी भी स्टूडेंट को उसको क्रॉस करना पड़ेगा ही, है ना। तो 60% का अगर मान लीजिए क्राइटेरिया है तो 60% को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 40% का क्राइटेरिया है पास का, तो 40%
क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 33% का है क्राइटेरिया तो 33% क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर, यानी इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा ही, उससे होके जाना ही पड़ेगा। तो क्या है कि यहां से यहां, अब ये बताइए ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं लिया जाता। तो अलग अलग होते हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक तो स्टूडेंट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और वो उनको क्या है पढ़ाया जाता है और उनका एग्जाम लिया जाता है। तो उसी हिसाब से इन मॉलिक्यूल्स को बल्क में लिया गया है और बल्क में लेके इनसे रिएक्शन कराई जा रही है, तो इनको भी ये वाला जो बैरियर है वो क्रॉस करना पड़ेगा। क्या सभी मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी होगी कि सब के सब यहां चले जाएं? नहीं, सबके पास में एक जैसी एनर्जी नहीं होती है। क्लियर? तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट में एनर्जी सप्लाई की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या है यहां तक पहुंच जाए। ठीक, और जो सप्लाई की जाती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर देखिए ये ऐसे जाएगा और फिर ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ये इस टाइप से बना है। तो इसको देखिए, अब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए इस रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचाने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। तो इसे कहते हैं, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, ये तो पता है आपको। और अगर हम देखिए ये जितना ज्यादा होगी ये वैल्यू मॉलिक्यूल को पहुंचने में, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना। अगर जितना ये ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो सप्लाई वाली जो अमाउंट है एनर्जी की, अगर वो ज्यादा है तो प्रॉब्लम आएगी, यानी रिएक्शन रेट जो है वो कम होगी अगर ये वैल्यू ज्यादा है। तो अगर इसी को अगर हम कम कर दें, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाए रिएक्शन की, कोई ऐसा पाथ देखें, हम अल्टरनेट पाथ देखें कि जिससे क्या हो कि ये वैल्यू कम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जा पाएंगे। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी है 10 और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है 90 पर, तो वैल्यू कितनी चाहिए बताओ, यहां पे कितना गैप हुआ 80 का, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी क्या 80 सप्लाई करनी पड़ रही है बाहर से, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। चाहे आप टेम्परेचर के थ्रू कीजिए या किसी और मीडियम से, ठीक, कैटलिस्ट डाल के, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको कम करना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर ये वैल्यू कम हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए कम हो जाए, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल, अब ये है यहां पर, ये मान लीजिए 40 है, किसी और फैक्टर से हमने इसको क्या किया बढ़ा दिया 40 से 90। अब कितनी एनर्जी चाहिए यहां पर, अब केवल 50 चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बढ़ जाएगी यहां पर, क्योंकि कम सप्लाई करनी पड़ रही है हमको। क्लियर? तो यह है कि हमको एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना पड़ेगा। तो जब भी तो कि एक 10 नंबर वाला स्टूडेंट है 90 तक पहुंचाना है, तो ज्यादा उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी आउटपुट कम रहेगा। यहां 40 वाला है, उसे 90 पे पहुंचाना है 90 पर, तो यहां केवल 50 सप्लाई करना पड़ रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी फास्टर होगी, ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो ना आप इसको? तो जितना कम सप्लाई करनी पड़ेगी उतना क्या है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, गैप ये कम होना चाहिए। अब ये इसको समझ लिया होगा आपने। एक दूसरा पाथ है, ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट है ये, और एक है विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर हम डाल दें उसमें
जैसे इस वाली रिएक्शन में अगर MnO2 ना होता तो ये गैप ज्यादा रहता। कैटलिस्ट डाल दें तो क्या होगा, कैटलिस्ट कोई अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है और वो ऐसे जाएगा, जैसे ये इस टाइप से गया। प्रोडक्ट उसी रेट में, यानी कि प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन क्या है, रेट बढ़ जाएगी, जल्दी बन जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाएगा। रेट बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, वो उसमें स्लो बन रहा था, धीरे धीरे बन रहा था। तो अब देखिए, अब आपका जो यहां पर, इसको थोड़ा सा टाइप से बनाते हैं, ये ऐसे। तो देखिए ये जो है, अब जो है आपका इस पॉइंट पर, यहां से यहां तक, ये जो है, ये जो गैप है, ये वाला जो है, यहां से यहां तक, ये क्या है, विद कैटलिस्ट। इसको क्या कहेंगे हम, विद कैटलिस्ट। यहां से यहां तक है विद कैटलिस्ट और ये है विदाउट कैटलिस्ट। तो देखिए, जब कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका यहीं पे बन जाएगा। इसको और अच्छे से समझिए, यहां पे बता रहा हूं मैं। एक है आपका ऐसे जा रहा है, यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और अगर कैटलिस्ट डाल दें हम तो पता चला यहीं पे बन गया। तो एक ये है, ठीक। तो ये जो है, ये क्या है, ये है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और ये क्या है, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, ठीक। तो अब देखिए किसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहां से यहां या फिर यहां से यहां, किसमें ज्यादा चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, आपको इसमें ज्यादा चाहिए विदाउट कैटलिस्ट में। विद कैटलिस्ट में आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ये वाला। तो अब बताइए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या है, कौन से मॉलिक्यूल कहां पे ज्यादा पहुंच पाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा यहां पे पहुंच पाएंगे, यहां पे कम पहुंच पाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना, क्योंकि कम गैप है तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां तक की गारंटी नहीं है कि सभी पहुंच पाएंगे। क्लियर, तो रेट क्या है, बढ़ जाएगी, इसीलिए रेट जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। क्लियर, लेकिन वो गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है उसको चेंज नहीं करता है। तो उसको देखते हैं हम। यहां से इसको एक, इसमें दो रिएक्शन होती हैं, एक फॉरवर्ड होती है, एक बैकवर्ड होती है, उसको भी बता देते हैं आपको, ठीक। तो इसको यहां से रफ किए देते हैं बच्चों, और देखते हैं नेक्स्ट कि कैटलिस्ट करता क्या क्या है। देखिए, एक तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स alternate path of lower activation energy, lower activation energy, second, it increase the rate of reaction by forming an activated कॉम्प्लेक्स, इसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स से बीच में बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में,
by forming an activated complex with reactants. This activated complex decompose into प्रोडक्ट। ठीक, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। और कैटलिस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर्ड नहीं होती, वो सेम मिलता है। जैसा रिएक्शन में हमने उसको ऐड किया था ऐसा ही बाद में हमको मिलता है। ठीक, समझ में आ गया? एंड द स्ट्रक्चर of catalyst does not change after reaction, वो सेम रहता है। थर्ड है it does not change गिब्स एनर्जी, ये साइंटिस्ट का नेम है, तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? डेल्टा जी को चेंज नहीं करता है ये। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? नेगेटिव में, तभी वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो कैटलिस्ट उसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है जो खुद थोड़ा बहुत हो रही हो, अपने आप से थोड़ा बहुत हो रही हो, स्पॉन्टेनियस हो, फीजिबल हो। ऐसा नहीं कि जो रिएक्शन होना ही नहीं चाहती, बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको कैटलिस्ट उसकी रेट को बढ़ा दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये समझो कोई स्टूडेंट है ना, वो उसके अंदर लगन है पढ़ने की, चाहे वो उस हिसाब से उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर लगन है, वो चाहता है, तो फिर उसकी जो स्पीड है, रेट है पढ़ने की, उसको बढ़ाया जा सकता है। टीचर उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चाह ही नहीं रहा, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल उसके अंदर है ही नहीं जिज्ञासा कि मैं कुछ करूं, पढ़ूं, तो उसकी रेट को कोई नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसे ही यहां पर भी वही है कॉन्सेप्ट कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। क्लियर? इट मींस कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यानी कि जो होती हैं रिएक्शंस, उनकी रेट को चाहे स्लो हो लेकिन उसकी रेट को बढ़ा सकता है जो होना चाहती है। थर्मोडायनामिक्स बताती है डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए उसमें। फोर्थ पॉइंट है यहां कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट does not change the equilibrium constant of reaction। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वो है आपका के सी भी कह देते हैं इसको चेंज नहीं करता है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट हैं। अब इसको हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए हमने बताया कि जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ही बनेगा किसी रिएक्शन में, लेकिन जल्दी बन जाता है तो जल्दी से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और उसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जो रिएक्शंस को सेम स्पीड से वो बढ़ाता है। कैटलिस्ट जो है सेम स्पीड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को वो बढ़ाता है, उनकी रेट को चेंज करता है। क्लियर?
तो जल्दी से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जितना है वो जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाएगा, जितना बनना है प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। कैटलिस्ट का काम ये है, ठीक। और प्रोडक्ट की नेचर चेंज नहीं होगी, चाहे कैटलिस्ट डाल दो या विदाउट कैटलिस्ट हो, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की नेचर चेंज कर दे कैटलिस्ट। केवल वो जल्दी जो अमाउंट बननी है, जो काम 4 दिन में होना है, उसे कैटलिस्ट जो है 2 घंटे में कर दे, 1 घंटे में कर दे, है ना। समझ में आ गया। ये है किसका मतलब, कैटलिस्ट का। तो इनको कैटालाइसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब एक बार इसको रफ किए देते हैं हम। जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो आप जानते ही हो। एक रिएक्शन देखिए, मान लीजिए H और ये है आपका H और H, H2 प्लस I2, I और I ये है। अब ये जब बनाते हैं, जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी H, ये बॉन्ड अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, और ये बॉन्ड, ये पहले बॉन्ड टूटना स्टार्ट होते हैं इन दोनों के बीच, और ये बनना स्टार्ट होते हैं। तो अभी ये सभी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये अनस्टेबल है। देखिए क्या हाइड्रोजन इतने सारे बॉन्ड बना सकता है, इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ, तो लगभग 2 बॉन्ड लग रहे हैं हमें। पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन लगभग 1 से ज्यादा तो है ही है। तो ये क्या है, पूरा ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये अनस्टेबल होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक, और हाई एनर्जी का होता है। ये हाई एनर्जी का होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। अब फिर ये टूट जाता है, तो क्या है, यहां से बॉन्ड क्या बनेगा, ये टूट जाएगा पूरी तरह से। क्या बनेगा, HI प्लस HI, तो क्या बन जाएगा, और इसको क्या कह सकते हैं, 2HI। और यहां से देखिए, इसके बनने से एनर्जी रिलीज होगी और वो इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आएगी। इसके बनने से एनर्जी रिलीज होगी और जो इस बॉन्ड को तोड़ने के काम आएगी। तो इसको अगर यहां देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखेंगे, तो यहां पर मैं रिएक्टेंट ही ले रहा हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहां पर देखिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से यहां पर ये लगा हुआ है, इस टाइप से है। ये मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन ली है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। यहां ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यहां कई बार बता चुके हैं। और इसके बीच ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है। और इसकी जो एनर्जी है वो, इनमें डिफरेंस कितने का है, रिएक्टेंट और इसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पर है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पर है। तो इसमें ये प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पे क्या कम है, तो ये डेल्टा H किस में आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में चेंज। अगर ये प्रोडक्ट ऊपर बनता तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर है ऐसे, ये आपका यहां रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। इस समय ये देखिए यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं इसको, यहाँ से देखिए ये ऐसे, और ये इसके बीच और इसके बीच रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है। ये जो अंतर है, हायर एनर्जी का कौन है इस समय, हाई एनर्जी का है आपका प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, हाई है। देखिए यहाँ पे बैच के ये यहाँ इस पे काट रहा है, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो ये डेल्टा H किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये वाली हो गई आपकी एंडोथर्मिक
थर्मिक, ये वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, अच्छा कैटलिस्ट ये इधर से अगर ऐसे चलेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैकवर्ड, इधर से चलेंगे तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को यहां से यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, और अगर ऐसे चलना है यहां से यहां तक जो एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को, ठीक, तो उसे कहते हैं हम क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे या एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो आप कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, यहां से इसको हटा देते हैं जरा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by reactant molecules, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर देते हैं हम, देखिए पहले कुछ खुद की एनर्जी थी रिएक्टेंट के पास, उसको सप्लाई करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाना है। क्लियर? तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड है, उसमें से अगर हम रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था कैटलिस्ट का टॉपिक, आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।